हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं और उसके पहले मैं आप लोगों से खुशी साझा करती हूं। अभी आप लोगों ने देखा कि दिव्यांगन पर हमारे 2K फैमिली मेम्बर्स यूट्यूब के पूरे हुए हैं, जिसका सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया और वहाँ पर मुझे दिव्यांगम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं दिव्यांगम की बहुत आभारी हूँ और आप सबका भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अगर आप सब मेरी कहानियों को इतना लाइक ना देते, इतना प्यार ना देते, इतना सराहते ना, तो मेरी कहानियाँ यूँ आगे ना जाती और मुझे ये अचीवमेंट ना मिलता। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अक्सर ये कहानी आप नीचे तबके के लोगों में देखेंगे, कर्ज, जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी है कर्ज की। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी कर्ज आप लोगों को सुनाती हूँ। राम सेवक, अगर अब के महीने तुमने ब्याज नहीं दिए तो तुम अपना खेत मेरे नाम कर देना। साहब, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम कहाँ से खिलाएंगे? खेत में जो होता है उससे घर का खर्चा चल जाता है, लेकिन उससे घर का खर्चा तो नहीं चलता, लेकिन मेरे बच्चे भूखे नहीं रहते। और मालिक, थोड़ा रहम करो, राम सेवक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तुम 1 साल से तुमने कर्जा लिया हुआ है और तुम कर्जा नहीं भर पा रहे हो। कर्जा तो दूर, उसका ब्याज भी नहीं भर पा रहे हो। और मैं तुमको कहाँ से मैंने पैसे दिए थे और इसके बाद तुम्हारा खेत गिरवी रखा था। तो मैंने धर्मशाला नहीं खोल के रखा है कि जो आए अपना खेत गिरवी रखे, अपना सामान गिरवी रखे, तो मैं उसे पैसे दे दूँ, इसके बाद ना उसका ब्याज लूँ ना कुछ, और उसका सामान उसे वापस कर दूँ। तो मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, मालिक ने कहा। मालिक, रहम करो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, राम सेवक ने आंसू भरे आंखों से कहा। राम सेवक, देखो, तुम इतने दिनों से रोज मेरे सामने गिड़गिड़ाते हो और मैंने तुम्हारा खेत कर्जे पे गिरवी रखा था, इसके बाद भी मैंने तुम्हें तुम्हारा खेत बोने दिया, उसमें जो अनाज होते हैं मैंने तुमको लेने दिया, उसके बाद भी तुम मेरा कर्जा नहीं चुका पाए हो, तो मैं कितना दिन बर्दाश्त करूं? और मैं 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, मैं इतना दिन मैंने तुम्हारा खेत जो है गिरवी रखा था, कम से कम अब तो तुम उसके या तो तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो तो वो खेत मेरे नाम ही कर दो। तो इस पर वो गिड़गिड़ा रहा था राम सेवक कि नहीं साहब, मैं अगर खेत गिरवी रख दूँ, खेत आपके नाम कर दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरे बच्चे आगे कैसे उनका भविष्य बनेगा? तो इस पर मालिक ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, और ये कहकर वो उठकर वहाँ से चले गए। राम सेवक पथराई आंखों से मालिक को अंदर जाते हुए देख रहा था। वो चुपचाप से उठकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम, आज उसे लग रहा था कि जैसे उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। वो मन ही मन कुछ फैसला करता है, शायद प्रकृति से लड़ने का फैसला करता है। वो प्रकृति से लड़ने का फैसला करता, प्रकृति का विरोध करने का फैसला करता है। उसकी आंखें भरी हुई थी। आज उसे अपने पुरखों की जमीन को जाते हुए देख रहा था। उसके पुरखों की जमीन उसके लिए उसकी जान थी। वो उसे अपने पुरखों की जमीन को बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि उसके मन में था कि उसकी जान चली जाए लेकिन उसके पुरखों की ज़मीन न जाए। उसने बहुत कोशिश किया था कि ये कर्जा वो भर दे, किसी तरह मालिक का पैसा उसे वापस कर दे और वो अपनी ज़मीन को छुड़ा ले। वो अपने घर की तरफ जा रहा था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी एक लोगों ने सहारा देकर उसको एक जगह बैठाया, पानी पिलाया, पूछा क्या हुआ राम सेवक? तो उसने कुछ नहीं का इशारा किया। वो वहाँ पर बहुत देर तक बैठा रहा और इसके बाद वो घर जाने के बजाय उसके कदम उसके खेत की तरफ चल पड़े।
वो बेसुध होकर अपने खेत की तरफ चले जा रहा था और पता नहीं क्या आज उसने मन में कुछ ऐसा सोच लिया था जो मुझे ये यूँ लग रहा था कि जैसे कि आज वो अपने खेत को एक बार देख ले जी भरकर। उसके मन में तूफान मचा हुआ था और वो भरे हुए कदमों से अपनी खेत की तरफ जा रहा था। खेत पर पहुंचकर वो अपने खेत के मेड़ पर पहुंचकर खड़ा होता है। वो अपने खेत को चारों तरफ से एक निगाह भरी सरसरी निगाह से देखता है। उसके खेत पे चारों तरफ धान लहरा रहे होते हैं। बहुत अच्छी फसल हुई थी अब की साल। और वो धीरे धीरे उन खेतों के मेड़ पर बैठ गया और वो उन दिनों को कोसने लगा कि जब उसने मालिक से पैसे लिए थे, लेकिन वो करता भी क्या, उसके पास इतनी मजबूरी थी कि उसे मालिक से पैसे लेने ही पड़े। वो बहुत मजबूर होकर मालिक के पास गया था। वो उस दिन को याद करने लगा जब राम सेवक की बहन की शादी तय हुई थी। राम सेवक के पिता का साया उसके ऊपर नहीं था। उसके 2 बच्चे थे, बीबी थी, माँ थी और एक बहन थी। बहन की शादी बहुत मुश्किलों के बाद तय हुई। वो लोग गरीब थे तो कोई जल्दी शादी करने के लिए हामी नहीं भर रहा था। राम सेवक मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था और जो उसके खेतों से होते थे अनाज, उससे घर में खाना पानी बनता था। राम सेवक बहुत कोशिश करता था कि किसी तरह वो मजदूरी करके अपनी बहन की शादी कर ले या किसी से उधारी लेकर अपना काम चला ले, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होने वाला था। वो 500 रुपये पर डे की मजदूरी करता था, जिसमें कुछ पैसे सब्जी या कुछ ऐसे चीज़ों में चले जाते थे, कुछ बच्चों की पढ़ाई पर चले जाते थे और कुछ घर का खर्चा चल पाता था। वो एक पैसे भी नहीं जुटा पाता था कि बहन की शादी वो कर दे। बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला, लेकिन उसकी भी डिमांड थी कि उसे एक मोटरसाइकिल चाहिए था। वो बहुत राम सेवक गिड़गिड़ाया कि भैया मेरे पास नहीं है इतने। तो उसके पिता, लड़की के पिता ने कहा अगर नहीं है तो आप अपनी बहन की शादी कहीं और देख लो और मैं ये शादी नहीं करूँगा, मुझे शादी में कम से कम मोटरसाइकिल तो चाहिए ही। राम सेवक ने जो है सोचा कि ठीक है, मतलब लड़का अच्छा है, कमा रहा है, एक बार मेहनत करके या किसी तरह मांग कर या किसी से उधारी लेकर वो काम चला लेगा, बहन की शादी कर देगा। लेकिन कम से कम उसकी बहन उसके घर सुखी, उस लड़के के यहाँ सुखी तो रहेगी। ये सोचकर वो और दिन रात मेहनत मजदूरी करने लगा। पर पैसे थोड़े बहुत तो जुटे, पर गाड़ी जितने पैसे नहीं हो पाए, तो उसने सोचा कि क्यों ना जो है किसी से मांग लिया जाए। इस पर उसकी माँ और उसकी वाइफ कहती हैं कि आप एक काम करो, खेत गिरवी रख दो, जो भी लड़की की शादी कर दो, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे छुड़ा लेंगे। तो इस पर राम सेवक का दिल नहीं करता, क्योंकि वो उसके पुरखों की ज़मीन होती है। वो नहीं चाहता कि अपने खेत को वो गिरवी रख दे। वो सोचता है कि मुझे कहीं से इंतज़ाम हो जाए, मैं धीरे धीरे करके सारे कर्जे चुका दूंगा। तो वो अपने जो उसके अच्छे रिश्तेदार होते हैं, जो थोड़े धनवान रिश्तेदार होते हैं, उनसे वो पैसे मांगता है। पर वो गरीब था, इस वजह से वो लोग भी पैसे देने से इनकार कर देते हैं। वो लोग जानते हैं कि ये गरीब है और ये कहाँ से पैसे जुटाएगा, जिसके खाने भर के दाने दाने का जो दाने दाने के लिए जो तरसता है, वो हमारे पैसे कहाँ से चुकाएगा। तो इस वजह से वो लोग भी पैसे देने से इनकार कर दे रहे थे। पर रामलाल के सामने राम सेवक उनके सामने गिर गया था कि नहीं, वो पैसे किसी तरह वापस कर देगा, वो इतना कमा लेता है। पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया, ना कोई उसका सहारा कोई नहीं बना। तो इस पर हार कर, और इधर बहन की शादी के दिन भी करीब ही आ रहे थे, वो वादा कर चुका था मोटरसाइकिल देने के लिए, और बारातियों के स्वागत के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो इस वजह से उसने हार कर वो ज़मीन अपने यहाँ के जमींदार के पास गिरवी रख दिया। जमींदार ने उसे साल भर का मोहलत दिया कि साल भर के अंदर अगर तुमने खेत नहीं छुड़ाया तो ये खेत हमारे हो जाएंगे या तुम्हें रजिस्ट्री हमारे नाम करनी पड़ेगी।
राम सेवक मेहनत करता, मजदूरी करता, पर कहीं से भी इंतजाम नहीं हो रहे थे। उसने किसी और का भी खेत बटाई पर ले रखा था, पर इंतजाम कहीं से नहीं हो पा रहे थे। वो जितना भी कमाता वो सारे पैसे ब्याज में चले जाते थे, और खेत छुड़ाने के नाम पर तो वो मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा था। इधर जमींदार भी, बहन की शादी किसी तरह हुई, और जमींदार भी इधर रोज उसके पास बुलावा भेजता कि हाँ आगे तुम अपना खेत या तो छुड़ा लो या तो ये खेत हमारे नाम कर दो। वो गिड़गिड़ा रहा था कि साहब हमारे पुरखों की ज़मीन है। तो इस पर मालिक भी थोड़ा सा गुस्सा हुआ कि नहीं, ये हमने कोई धर्मशाला नहीं खोला है और तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, और चाहे तुम जैसे दो, और मैं 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकता। रामलाल ये सब सोच रहा था अपने खेत के मेड़ पर बैठकर। उस अपने खेत को देखे जा रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे कि उसके पुरखों की ज़मीन चली जाएगी, और जिस ज़मीन को उसके पुरखों ने कितने प्यार से सजाया था, जिस ज़मीन को उसके पुरखों ने कितने उससे संभाल के रखा था, आज उसकी विरासत वो चली जाएगी। रामलाल धीरे धीरे वहाँ से उठता है और वो अपने घर की तरफ चला आता है। घर पहुँचकर उसके घर वाले पूछते क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? तो रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उनसे कुछ कहता नहीं, बस वो रोने लगता है, और वो एक डिसीजन लेता है। जब वो अपनी पत्नी और बच्चों को, अपने पत्नी को बताता है कि उसकी ज़मीन वो नहीं बचा पाया, वो चली जाएंगी, और वो अब जो है बिना अगर उसकी ज़मीन चली गई तो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उसकी पत्नी भी रोने लगती है। वो कहती है अगर आप जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी, और आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिसकी वजह से जो है कुछ गलत हो। धीरे ठीक है, ज़मीन है चली जाए, कोई बात नहीं। उसकी पत्नी भी समझाती है, उसकी माँ भी समझाती है, पर रामलाल ये बातें समझने को तैयार नहीं होता है। और उसने लास्ट में एक डिसीजन वो लेता है। वो रात में सब लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो जो है अपने आप को ख़त्म कर लेता है। वो अपने गले में फांसी का फंदा डाल लेता है, और जैसे ही वो फांसी के फंदे पर लटकता है, उसकी पत्नी उसे देख लेती है। वो काफ़ी बचाने का प्रयास करती है, पर वो उसे बचा नहीं पाती। इसके बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों और अपनी सास सहित खुद फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लेती है। राम सेवक की ये कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है, उसके परिवार की कहानी ख़त्म हो जाती है। और फ्रेंड्स, मेरी भी कहानी कर्ज यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी हमारे सीतामढ़ी से एक महेश कुमार जी हैं, जो हमारे निरंतर हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं। ये कहानी उन्होंने भेजी हुई थी, उन्होंने कहा था इस वर्ष सुनाने को, और ये घटना जो है सीतामढ़ी के आसपास की है। तो ये घटना उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, और मैंने इस पर लिखने की पूरी कोशिश की है, और शायद मुझे लगता है कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, कर्ज सच में जीने नहीं देता है। तो हमें किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने आप को, खुद को, प्रकृति के हर नियम का विरोध कर दे। ठीक है, पैसे की बात है, अगर आप उसे देते हैं कर्ज पर, उसकी ज़मीन या उसका कुछ लेते हैं, गिरवी रखते हैं, तो आप ठीक है साल भर 2 साल उसे मोहलत दे दीजिए, लेकिन उसे इतना मजबूर मत होने दीजिए कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले। अक्सर ये कहानी नीचे तबके के लोगों के साथ बीतती है। वो उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को लास्ट में मौत के जरिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी से किसी एक भी इंसान को ऐसा लगे कि अगर हमने इस गरीब इंसान की मदद कर दी है, और वो गरीब इंसान आज एक ज़िंदगी अपनी कम से कम वो जी रहा है, तो उस इंसान के लिए मैं क्लैप करूँगी कि हाँ, उसने इतना अच्छा काम किया है। और वक्त होता है, कभी
आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है, और हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात होती है आर्थिक स्थिति। अगर हमारी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है तो हमारे रिश्तेदार भी हमसे पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में इंसान कहाँ जाए? अगर इंसान के पास थोड़ी बहुत जमीन होती है तो वो इंसान अपनी उसी को इंसान गिरवी रखेगा या बेचेगा, पर वो भी ये भी सोचता है कि कल ये ज़मीन चली जाएगी या मेरा ये सामान चला जाएगा तो मेरे बच्चे आगे कैसे ज़िंदगी जिएंगे, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर मैं उन रिश्तेदारों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप में समर्थ है तो आप अपने उस रिश्तेदार को मौत के मुंह में मत जाने दीजिए। वो ख़त्म हो गया है इंसान, इसके बाद आप कहते हो अरे मुझसे कहा होता मैं उसकी मदद कर देता, मैं नहीं जानता था कि वो इस स्थिति से गुजर रहा है। पर फ्रेंड्स, एक चीज़ तो है कि जब इंसान बहुत बुरी स्थिति से गुजरता है तभी वो किसी से कुछ मांगता है। मतलब वो किसी से पैसे के लिए तो हाथ नहीं पसारेगा कि हाँ हमको पैसे दे दो या हमको ये ज़रूरत है। वो जब मजबूर होता है तब पैसे मांगता है। तो आप उसकी मजबूरी को समझिए, उसे समझिए। और मैं ये कहानी सुना रही थी पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर शायद आप लोगों को पसंद आए। और आप लोगों को अगर मेरी इस कहानी से इतनी भी शिक्षा मिलती है या इतनी भी सीख मिलती है तो मेरी कहानी सुनाना मेरा सार्थक हो जाएगा। और फिर मैं इसी के साथ मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो प्लीज़ आप सब लोग मदद करते रहिएगा। मदद आप करेंगे, आपकी मदद ऊपर वाला करेगा। और आप कहते ना कि आप एक दोगे, वो आपको चार देगा। तो फिर मैं मिलती हूँ, बाय।